बात करते हैं। संभल में सांसद जियाउर रहमान बर्क पर एक्शन हुआ है। सांसद जियाउर रहमान के घर पर पहुंची है प्रशासन की टीम। सांसद जियाउर रहमान बर्ग के घर अवैध निर्माण की जांच होगी, तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बर्ग के घर पर पुलिस टीम पहुंची है, अवैध निर्माण की जांच की जाएगी, तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सांसद के घर प्रशासन की टीम पहुंची है और अवैध निर्माण की जांच के लिए टीम पहुंची है और जल्द ही जांच की जाएगी। फिलहाल अभी पूछताछ की जा रही है। तो संभल से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसपी सांसद के घर पर पुलिस की टीम पहुंची है। अवैध निर्माण से जुड़ा हुआ ये मामला है जिसको लेकर पूछताछ की जाएगी। तो तस्वीरें आपको दिखा रही है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। प्रशासन की टीम पहुंची है। ये देखिए, कंस्ट्रक्शन का काम यहां पर चल रहा था और आरोप ये लगे हैं कि अवैध निर्माण किया जा रहा है। सरकार की ये जमीन है जिस पर यहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। जब ये शिकायत टीम को मिली तो प्रशासन की टीम पहुंची है और पूछताछ की जाएगी। तो सपा सांसद के यहां पर पुलिस की टीम इस वक्त पहुंची हुई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अवैध निर्माण का आरोप लगा था जिसको लेकर ये देखिए, टीम लगातार कार्रवाई कर रही है और जगह को नापा भी जा रहा है। तो सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण का आरोप लगा था, जिसके बाद में अब टीम पूछताछ करने के लिए पहुंची हुई है और फिलहाल यहां पर जांच की जा रही है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं और ज्यादा जानकारी के साथ में दीपक विश्र जुड़ गए हैं। दीपक, तस्वीरें हम देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां पर अवैध निर्माण का आरोप लगा और टीम पहुंची हुई है। फिलहाल अभी क्या अपडेट मिल पा रही है? क्या अवैध या फिर ये सरकारी जमीन है जिस पर निर्माण किया जा रहा था? देखिए, जिस तरह से सरकारी जमीन की अगर बात करें तो अभी ये जांच का विषय है, क्योंकि जिस तरह से जमीन के ऊपर निर्माण था उसको लेकर शिकायत दी गई थी कि बर्क जो सांसद है यहाँ के, उन्होंने उस जमीन पर निर्माण जो किया है वो अवैध है। जिसके बाद प्रशासन की टीम ने पूरा नक्शा देखा और नक्शा देखने के बाद इस पूरे मामले में काफी समय से तहकीकात की जा रही है कि इस अवैध निर्माण अगर है तो उसको ढहाया जाएगा, लेकिन उससे पहले की जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल होती है यहाँ पर इसलिए दिख रही है क्योंकि जो प्रशासनिक अमला है वो यहाँ पर पहुंचे थे, इंजीनियर पहुंचे थे और उन्होंने पूरे नक्शे को देखते हुए नापतोल की है कि कितना हिस्सा अवैध है और कितना वैध है, और अवैध है तो ये कब इसका निर्माण कराया गया और किस तरह से करवाया गया, ये सारी जांच जो है वो की जाएगी। और इसको लेकर जो प्रशासनिक अमला है वो अपनी यहाँ पर जांच करके निकल चुका है। बिल्कुल, और तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सपा सांसद के घर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लेकिन दीपक, क्या कुछ आरोप अभी तक लगे हैं और कब तक ये जो जांच है वो पूरी हो जाएगी और जो जांच रिपोर्ट है वो कब तक सबके सामने आएगी कि जो आरोप लगाए गए थे वो सही हैं या गलत? जितना तक अगर आरोपों की बात करें तो जो मकान है वो नक्शे के अकॉर्डिंग नहीं बना है, ऐसा यहाँ पर जो शिकायत दी गई थी। उसके अलावा क्योंकि रेगुलेटेड एरिया जो होता है उसमें मकान बनाया जाना जरूरी होता है, आवश्यक होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो अवैध निर्माण की तरफ इशारा कर रही हैं और इसीलिए इस कंस्ट्रक्शन को लेकर यहाँ पर लगातार कवायद तेज है कि क्या इसको ढहाया जाए और ढहाया जाए तो क्यों ढहाया जाए। इसको लेकर पूरी एक रिपोर्ट बनाई जा रही है एसडीएम के द्वारा और उसके बाद ही इसको प्रशासनिक स्तर पर आगे की जांच फॉलो की जाएगी और उसके बाद इस अवैध निर्माण को गिराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लेकिन तब तक इंतजार करना होगा, शायद 10 से 15 दिन में इस पूरे मामले पर काफी कुछ देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो संभल हिंसा मामले के बाद में अब ये और तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर संभल सांसद के घर पर फिलहाल पूछताछ करने के लिए प्रशासन की टीम पहुंची है। लेकिन दीपक, इससे पहले एक नोटिस भी जारी किया गया था इस पूरे मामले में। जब जानकारी मिली थी कि 41A का नोटिस दिया गया है और पूछताछ होनी है, तो क्या जियाउर रहमान बर्क से भी पूछताछ हो सकती है आगे? तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने, जहां पर सपा सांसद के घर के बाहर टीम पहुंची हुई है और सरकार की जमीन पर यानी कि जो नक्शा पास कराया गया था वो नक्शे के अनुसार यहां पर मकान नहीं बनाया जा रहा था, ये आरोप लगे थे, जिसके बाद में टीम पहुंची है। इससे पहले एक नोटिस भी जारी किया गया था। तो ये तस्वीरें उस मकान की जिसका जो नक्शा पास कराया गया था उसके अनुसार यहां घर नहीं बनाया जा रहा है और अब पैमाइश की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। टीम कार्रवाई कर रही है और ये कार्रवाई की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
संभल में मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली की गिरफ्तारी के बाद से सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। आरएएफ और साथ ही पीएसी फोर्स को जगह जगह पर तैनात किया गया है और पूरे इलाके में सीसीटीवी और साथ ही ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। पुलिस ने कई जगह पर फ्लैग मार्च भी निकाला। वहीं जफर अली की गिरफ्तारी के विरोध में वकीलों ने प्रदर्शन किया। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संभल में मस्जिद कमेटी के सदर जफर की गिरफ्तारी के बाद से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जगह जगह आरआरएफ और पीएसी की फोर्स तैनात है। गिरफ्तारी के बाद से ही प्रशासन की पैनी नजर है, जिससे किसी तरह का कोई उपद्रव न कर सके। ये सारा फ्लैग मार्च इस वक्त संभल के अलग अलग इलाकों में किया जा रहा है। एक दिन पहले ही यहाँ पर हमने देखा था कि सदर जफर अली की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद कई बार अलर्ट यहाँ पर किया गया। सभी से अपील है कि अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध जो एक लड़ाई चल रही है, उसमें पुलिस का साथ दें और साक्ष्य दें, जिससे पुलिस कठोर कार्रवाई अपराधियों के विरुद्ध कर सके। जफर अली पर संभल हिंसा के लिए भड़काने का आरोप है। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर के घर के सामने से भी फ्लैग मार्च हुआ। वहीं संभल में जामा मस्जिद के प्रमुख जफर अली की गिरफ्तारी के विरोध में वकीलों ने प्रदर्शन किया। वकीलों ने तहसील से जुलूस भी निकाला और कचहरी में प्रदर्शन किया। जफर अली की गिरफ्तारी को वकील गलत ठहरा रहे हैं। संभल में 24 नवंबर को हिंसा हुई थी। इस मामले में गिरफ्तार हुए जफर अली को मुरादाबाद जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने उन्हें हिंसा में उनकी भूमिका को लेकर गिरफ्तार किया। घंटों की पूछताछ के बाद जफर अली को अरेस्ट किया गया। क्या कहना चाहेंगे सर? इसमें लाया गया है कि वो गैर साक्ष्य पेश कर रहे हैं। पीसी जो करी थी, पीसी जो करी थी। संभल हिंसा की जांच जारी है। इसी बीच संभल हिंसा मामले में जांच कर रही एसआईटी के प्रभारी सीओ कुलदीप सिंह ने न्यूज 18 की टीम से बात की। देखिए, एसआईटी अपनी जांच कर रही है और जांच अभी चल रही है। और एसआईटी ने जो गिरफ्तारी की है वो बिल्कुल तथ्यों के आधार पर की है और उसमें जो साक्ष्य हैं वो केस डायरी में मौजूद हैं और जो भी उसमें कार्रवाई हो रही है वो एविडेंस के आधार पर हो रही है। पूरे इलाके में सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। जगह जगह पुलिस का फ्लैग मार्च भी हो रहा है। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जफर अली की गिरफ्तारी को लेकर सरकारी वकील का क्या कहना है, वो भी आपको सुनाते हैं। से 1 हफ्ते का समय मांगा गया माननीय न्यायालय द्वारा। उसमें 27/3/25 डेट लगा दी और तभी जो है बहस के लिए दोनों पक्षों के लिए कहा गया है। और जो कि जफर अली पर आरोप हैं, वो आरोप बलवा कराने, भीड़ को जमा करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने, सरकारी कर्मचारियों पर जानलेवा हमला कराना और झूठे तथ्यों को गढ़ना, ये उन पर गंभीर आरोप है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा उन्हें 2 दिन की न्याय के साथ उसमें जेल भेजा गया था। अब जो है माननीय न्यायालय ने सुनवाई के लिए 27/3/25 तिथि नियत की है, जिस पर अगर रिकॉर्ड आता है तो अभियोजन की ओर से बिल का विरोध किया जाए। संभल हिंसा के 4 महीने पूरे हो गए हैं और पुलिस ने अब तक हिंसा के 82 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 12 मुकदमों में से 6 मुकदमों में चार्जशीट दाखिल की गई है। बाकी 6 मुकदमों में भी पुलिस चार्जशीट दाखिल करेगी। वहीं एसपी ने आगामी त्योहारों को लेकर संभल के लिए और फोर्स की मांग की है। रिपोर्ट और मेडिको लीगल एक्सपर्ट लखनऊ की रिपोर्ट आने के बाद में पुलिस के द्वारा इन केसेस के अंदर भी चार्जशीट है वो दाखिल की जाएगी। सर, ईद भी है और नवरात्रि भी आ रही है सर, क्या लॉ एंड ऑर्डर को लेकर व्यवस्था की है? आने वाले 15 से 20 दिन हैं, उनमें विभिन्न प्रकार के त्योहार हैं, वो रहेंगे। तो उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे 7 कंपनी, 2 प्लाटून पीएसी और आरआरएफ ऑलरेडी मौजूद है। पुलिस के द्वारा, संभल पुलिस के द्वारा और भी फोर्स की है और डिमांड की गई है, ताकि सुरक्षा का जो घेरा है वो प्रॉपर तरीके से रहे और जनपद के सभी कोनों में पुलिस की मौजूदगी में एक सुरक्षित माहौल में सभी लोग अपने सारे त्योहार हैं वो शांतिपूर्वक तरीके से मना सके। उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियों को गिनाया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सेवा, सुरक्षा और सुशासन की सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं। इसमें प्रदेश की जनता का व्यापक समर्थन भी मिला है। मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश की जनता को बधाई देते हुए कहा कि 8 साल पहले की स्थिति किसी से छिपी नहीं थी और यूपी आज विकास का इंजन बनकर उभरा है। वहीं इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था, कृषि, निवेश, रोजगार, नौकरी, स्वास्थ्य समेत विभिन्न क्षेत्रों में 8 साल पूरे होने पर सभी कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। यूपी में योगी सरकार के 8 साल पूरे हुए। इस मौके पर सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन और विजनरी नेतृत्व में सेवा, सुरक्षा, सुशासन के 8 साल पूरे हुए। 2017 से पहले यूपी के सामने पहचान का संकट था जो आज नहीं है। आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी, उत्तर प्रदेश की पहचान क्या थी, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसके सामने पहचान का संकट था। सीएम योगी ने बताया 2017 से पहले कैसे दंगा, गुंडे, माफिया की पहचान वाला यूपी आज मजबूत कानून व्यवस्था की पहचान बन चुका है। 2017 के पहले प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति आप सबके सामने है। हर व्यक्ति जानता है, हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। प्रदेश के बारे में लोगों की परसेप्शन का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता था कि हमारा युवा अपनी पहचान के लिए मोहताज होता था। आज कानून व्यवस्था में उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग लगाई और महाकुंभ प्रयागराज इसका उदाहरण है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज हर सेक्टर में यूपी को देश के विकास में ब्रेक थ्रू के तौर पर देखा जा रहा है। दंगा खत्म करने के लिए पीएसी की नई बटालियन गठित कर दी गई। अहम जगहों की सुरक्षा के लिए कंपनी बनाई गई। पीएसी की 54 कंपनियों को समाप्त कर दिया था। यानी उन्होंने एक व्यवस्था, एक साजिश की थी कि जब यहां पे पीएसी ही नहीं रहेगी तो फिर इसके बाद दंगाइयों को खुली छूट मिल जाएगी। हमारी सरकार आई, हमने इन सभी कंपनियों को फिर से बहाल किया, बल्कि महिला बटालियन की 3 महिला नई बटालियन भी गठित की। सीएम योगी ने बताया कि सरकार के जो कार्यक्रम जमीन पर उतारे गए, उन्होंने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से देश की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन के तौर पर नई पहचान दी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने कहा कि बीजेपी 2027 में भी नहीं बल्कि 2047 तक कमल खिलाती रहेगी। उत्तर प्रदेश में जनता योगी राज को पसंद करती है, तो वहीं मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि विकास के काम आगे भी ऐसे ही होते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी निरंतर आगे बढ़ रही है, जनता लगातार प्रगति कर रही है। गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए अनेकानेक काम हो रहे हैं। श्री अखिलेश यादव जी जो इस समय महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं, औरंगजेब जैसे आताताई का गुणगान कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, योगी जी के नेतृत्व में नंबर 1 राज्य के रूप में स्थापित हुआ है और पूरे देश में उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा है। उत्तर प्रदेश राज्य बीमारू राज्य की सीमा से, तमगे से निकल करके विकसित राज्य के रूप में स्थापित हो रहा है, औद्योगिकीकरण हो रहा है। मैं कह सकता हूं कि सारे उद्योगपति चाहते हैं उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाएं और सबसे बड़ी बात है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने में उत्तर प्रदेश राज्य ने सफलता हासिल की है। तो आज 8 सालों में रोड का कनेक्टिविटी, रोडों का लेग से और कानून का राज, गरीब कल्याण योजनाएं शानदार है। आप देखेंगे बनटांगिया, मुसर, थारू जिनको सम्मान नहीं मिलता था, उनके बच्चे नौकरी पा रहे हैं, दरोगा में भर्ती हो रही है और 1 रुपया की रिश्वत नहीं। 7-8 लाख लोग नौकरी पाए और 1 रुपया की रिश्वत नहीं है, सभी का सम्मान है।
योगी राज के 8 साल पूरे होने पर विपक्ष ने भी सवाल उठाया। अखिलेश ने पूछा है कि उनके मंदिर जाने पर उसे गंगा जल से क्यों धोया गया था। वहीं यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कानून व्यवस्था पर बीजेपी से सवाल पूछे हैं। ये मंदिर चली गई तो सोचिए, मंदिर को गंगा जल से धो दिया, मंदिर को गंगा जल से जाए तो मुझे कोई तकलीफ और परेशानी नहीं हुई, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। और बुरा इसलिए नहीं लगा क्योंकि जब मैं भी मंदिर गया था उन्होंने गंगा जल से धोया था। उसी दिन मैंने मन बना लिया कि मैं महाकुंभ में स्नान करने जरूर जाऊंगा। और मैं जब महाकुंभ में स्नान कर करके आया तो भारतीय जनता पार्टी वाले बताएं, जो आपका घर गंगा जल से धुलवा रहे थे मंदिर, और हमारा घर धुलवा रहे थे, मंदिर धुलवाया, घर धुलवाया, अब बताओ गंगा जल को किस गंगा जल से धो गया। योगी जी क्यों है प्रदेश के युवाओं का भविष्य अंधकार में? दूसरा सवाल, मुख्यमंत्री जी बताएं कि इनके शासनकाल में किसान और मजदूर क्यों है बदहाल? तीसरा सवाल, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश का दावा करने वाले योगी जी ये बताएं कि उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार युक्त कैसे हो गया है? चौथा सवाल, मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी पूरे प्रदेश की तरफ से यह सवाल है कि क्यों इस प्रदेश में सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का एक राज्य प्रायोजित अभियान चलाया जा रहा है? अब देखेंगे तो जुर्म का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा था, लेकिन इन सब चीजों को ढकने के लिए योगी सरकार बड़ी चालाकी के साथ हिंदू मुसलमान मंदिर और मस्जिद का मुद्दा उठा करके इस जो आपस में जो वो बहस होती है कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जो बहस चलनी चाहिए, उस बहस को डाइवर्ट कर दिया है। गाजियाबाद की लोनी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर को पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की ओर से भेजे गए नोटिस में उनसे 7 दिनों में जवाब मांगा गया। नोटिस मिलने के बाद में बीजेपी विधायक ने कहा कि नोटिस मुझे मिल रहा है, जबकि अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। 28 तारीख को रामकथा के समापन के बाद में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष से मिलने लखनऊ जाऊंगा। 28 तारीख के बाद हम अपने लोगों के साथ, सनातन के साथ निर्णय लेंगे क्या करना। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी ने स्पष्टीकरण मांगा है। नोटिस में स्पष्टीकरण होता है कि क्या कारण है, कारण बताओ ना। तो एक एक कारण हम बताएंगे, वो हमारे मुखिया संगठन के पार्टी को बताएंगे, माननीय मोदी जी को हराने वाले। कार्यक्रम डायमंड स्टेट समिट में मुस्लिम आरक्षण पर कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने बात की। डीके शिव कुमार ने मुस्लिम आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की तरफ इशारा किया, जिसके बाद ये मुद्दा राज्यसभा में उठा। राज्यसभा ने पहले संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सवाल उठाए और इसके बाद में जेपी नड्डा ने कांग्रेस को घेरा और कांग्रेस पर संविधान बदलने की बात कही। कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवाब दिया और खड़गे ने कहा कि अंबेडकर के बनाए संविधान को कोई नहीं बदल सकता है। इसके बाद में लोकसभा में एक बार फिर से किरण रिजिजू ने मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाया, जिसके बाद में हंगामा शुरू हो गया। माननीय सभापति जी, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि अब आपको डीके शिव कुमार का बयान सुनाते हैं। The criticism is that even the constitution doesn't allow for reservations based on religion. Yes, I agree. हाँ, मैं सहमत हूँ। देखते हैं कोर्ट क्या कहता है। हमने कुछ शुरुआत की है, मुझे पता है कि लोग कोर्ट जाएंगे। अच्छे दिन का इंतजार करते हैं, अच्छे दिन आएंगे। बहुत सारे बदलाव हैं, संविधान बदलेगा। ऐसे फैसले भी हैं जो संविधान को बदल देते हैं। और संसद में हंगामा बढ़ा तो डीके शिव कुमार मीडिया के सामने आए। उन्होंने अपने बयान को तोड़ मरोड़कर पेश करने का आरोप लगाया। डीके शिव कुमार ने कहा कि उन्होंने कभी संविधान बदलने की बात नहीं की थी। I am a sensible senior politician. देखिए, मैं नड्डा जी से ज्यादा समझदार वरिष्ठ राजनेता हूँ। मैं विधानसभा में पिछले 36 सालों से हूँ। मेरे पास सामान्य समझ है। मैंने ये नहीं कहा था, मैंने यूं ही कहा था कि बहुत सारे बदलाव हुए हैं कई न्यायिक फैसलों के बाद। जो भी आरक्षण दिया गया है,
पिछड़ेपन के आधार पर दिए गए। मैंने ये नहीं कहा कि हम संविधान बदलने जा रहे हैं। जो भी वो उल्लेख कर रहे हैं वो गलत है, वो इसे गलत तरीके से ले रहे हैं। मैं खास तौर से कहता हूँ, हम राष्ट्रीय पार्टी हैं। हम जानते हैं कि संविधान क्या है और संविधान कैसे काम करता है। ये हमारी पार्टी है जो इस देश में संविधान लेकर आई और वे गुमराह कर रहे हैं। मैं उन पर विशेषाधिकार के उल्लंघन का मामला उठाऊंगा। मैं एक मुकदमा करूंगा। वो मेरे बयान को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। मैंने इस पर ऐसा कुछ नहीं कहा था। मैंने ऐसा ही कहा था कि कई सारे मामले हैं जिनमें न्यायिक फैसलों के बाद संविधान में बदलाव हुए हैं। मैंने इस मामले में ये बात नहीं कही। अगर वो मेरा नाम लेना चाहते हैं, उन्हें हर जगह मेरा नाम लेना अच्छा लग रहा है, तो उन्हें करने दो जो करना चाहते हैं। Let them do whatever they want. इधर राज्यसभा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी सवाल उठाया और कांग्रेस पर संविधान को बदलने का आरोप लगाया। माननीय सभापति जी, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी बहुत संविधान की रक्षक बनती है, वो संविधान के बारे में जिस तरीके से उन्होंने उसकी धज्जियां उड़ाने का प्रयास किया है। संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने स्पष्ट लिखा है और कहा है कि रिजर्वेशन धर्म के आधार पर नहीं होगा। रिजर्वेशन विल नॉट बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। दिस इज एन एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन साउथ में कांग्रेस की सरकार में रिजर्वेशन कॉन्ट्रैक्ट में 4% का रिजर्वेशन का पारित किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट में रिजू जी ने रेफरेंस दी है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है हाउस में कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को भी बदलेंगे। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। और ये लोग बड़े संविधान के रक्षक बनते हैं और ये लोग संविधान की रक्षा करने की बात सारे देश को बताते हैं, ढोल पीटते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। ये इसके लिए हम रोक करते हैं। डीके शिव कुमार के बयान पर प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर हमला किया। प्रियंका गांधी का कहना है कि बीजेपी हंगामे के बहाने ढूंढ रही है और बीजेपी सदन को चलने नहीं देना चाहती। Rakkas in Lok Sabha regarding 4% Muslim reserves. They made up their mind that they don't want the house to function. It's been many days now. They find some excuse or other. जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर सवाल उठाया तो कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे जवाब देने के लिए खड़े हुए। उन्होंने कहा कि संविधान को कोई बदल नहीं सकता है। खड़गे ने कहा कि हम यहां पर संविधान को बचाने के लिए हैं। मैं यही कहूंगा, कौन सा वो आदमी जिनको कहा देश का संविधान बदलने वाले हैं। देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता। रिजर्वेशन भी कोई खत्म नहीं कर सकता। और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। ये भारत तोड़ो करने वाले ये सब रिजर्वेशन को धज्जियां उड़ाने वाले लोग और ये कोई अधिकार नहीं है, उसको पता नहीं है। कोई मेरे पार्टी का